हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आप लोग पेन कापी उठा लीजिए और हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रस्तावना। प्रस्तावना को उसको पढ़ने से पहले मैं उसके बारे में बता देती हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को प्रियम्बल के भी नाम से जाना जाता है। जैसे इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले इसको किसने क्या कहा था, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो जो प्रस्तावना है, सबसे पहले जो प्रस्तावना है वो विश्व में सबसे पहले किस देश के संविधान में स्थापित किया गया। जो प्रस्तावना है वो विश्व में किस देश के संविधान में सबसे पहले स्थापित किया गया। तो सबसे पहले अमेरिका के संविधान में ये क्या किया गया, प्रस्तावना को स्थापित किया गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो प्रस्तावना का विचार है वो कहाँ से लिया गया है, जो प्रस्तावना का विचार है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। जो विश्व में सबसे पहले स्थापित भी वहीं पे किया गया था, और जो प्रस्तावना का विचार है वो भी कहाँ से लिया गया है, वो भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर मैं इसके भाषा की बात करूं, अगर मैं प्रस्तावना की भाषा की बात करूं, तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब इतनी तीन चीजें तो हो गई, लेकिन मैं इसमें आपको बताऊंगी कि प्रस्तावना में जो संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण कथन है कि प्रस्तावना को किसने क्या क्या कहा है, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले जो आते हैं डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव। डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। लेकिन एक चीज नोट में याद रखिएगा, जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 को, जो अनुच्छेद 32 है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। तो एग्जाम में ये दोनों चीजें आ सकती हैं, दोनों में से कोई एक आ सकता है। या तो आ सकता है कि डॉक्टर भार्गव और ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कि प्रस्तावना को क्या कहा था, तो संविधान की आत्मा कहा था, और वहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था, संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। तो ये आर्टिकल 32 को किसने कहा था, संविधान की आत्मा एवं हृदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन प्रस्तावना को किसने कहा था, संविधान की आत्मा, तो डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो के.एम. मुंशी थे, जो के.एम. मुंशी थे, उन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा था, संविधान सभा की जन्म कुंडली कहा था। इन्होंने संविधान सभा की क्या कहा है, जन्म कुंडली कहा है। अगर मैं बात करूं सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की, तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालीन का विचार कहा है। अब जो नानी पालकी वाला साहब है, नानी पालकी वाला साहब, जो नानी पालकी वाला साहब वही है जो ये इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने संविधान को क्या कहा है, इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ये किसने कहा है, ये नानी पालकी वाला साहब ने, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो नानी पालकी वाला साहब ने प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान का परिचय पत्र कहा है। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि ये तो था प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब मैं बात करती हूँ प्रस्तावना के तत्व की। जो प्रस्तावना के तत्व हैं, प्रस्तावना के तत्व में हम लोग पढ़ेंगे
कि जो संविधान की सर्वोच्च शक्ति है, संविधान की जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसमें है? जनता में है। जो संविधान की सर्वोच्च शक्ति है वो किसमें है? जनता में है। और ये किसमें कहा गया है? ये प्रस्तावना के अंदर कहा गया है कि जो संविधान की सर्वोच्च शक्ति है वो किसमें है? जनता में है। जो प्रस्तावना में भारत का स्वरूप है वो क्या बताया गया है? प्रस्तावना में भारत के स्वरूप को क्या बताया गया है? संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बताया गया है। संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बताया गया है। ये क्या है? प्रस्तावना में बताया गया कि भारत का स्वरूप संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बताया गया है। अब है प्रस्तावना के उद्देश्य। अब प्रस्तावना के उद्देश्य में, जो प्रस्तावना का उद्देश्य है वो क्या होता है? प्रस्तावना का जो उद्देश्य होता है वो होता है न्याय दिलाना। अब न्याय कितने प्रकार से दिलाया जाता है? 3 प्रकार से दिलाया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो सामाजिक न्याय, और इसके बाद आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर हैं। तो 3 प्रकार के न्याय दिए जाते हैं, एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। अब ये जो तीनों न्याय हैं वो किस क्रांति से प्रेरित है? जो तीनों न्याय हैं वो रूसी क्रांति, जो रूसी क्रांति है वो कब हुई थी? 1917 में हुई थी। उसी क्रांति से ये प्रेरित हैं तीनों न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। अगर मैं बात करूं कि जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता दी गई है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और कौन कौन, किसकी किसकी स्वतंत्रता दी गई है? विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता, तीसरा उपासना की स्वतंत्रता, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं किसके अंदर दी गई हैं? प्रस्तावना के अंदर दी गई हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं के बाद अब हम लोग समानता के बारे में पढ़ते हैं। जिस प्रकार प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसी प्रकार प्रस्तावना में समानता भी दिया गया है। समानता प्रस्तावना में 2 प्रकार का दिया गया है। एक दिया है अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। तो 2 प्रकार की समानताएं कौन कौन है? अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में कुछ संशोधन भी हुआ था। तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ था। वो भी कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन। वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब एक बार संशोधन किया गया था तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया गया था तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन है? एक है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक है अखंडता। तो 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये प्रस्तावना में जब संशोधन किया गया था तो यही 3 शब्द जोड़े गए थे। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ केसें। जैसे प्रस्तावना में कुछ उससे संबंधित केसें हैं। जैसे पहला जो केस है वो क्या है? इनरी वेरुबारी बनाम भारत संघ। ये जो केस हुआ था वो कब, किसके किसके बीच में? इनरी वेरुबारी और भारत संघ के बीच में ये क्या हुआ था? इनरी वेरुबारी बनाम भारत संघ के बीच में कब हुआ था? ये 1960 में हुआ था। ये जो केस हुआ था 1960 में, इनरी वेरुबारी और भारत संघ के बीच में ये जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। अगर प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता, इसमें कोई भी सुधार नहीं हो सकता। और एक और बात क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान की जो भाषा है वो क्या है?
संदिग्ध एवं अस्पष्ट है और प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की क्या है, कुंजी है। तो जब पहला केस हुआ था इन रिवेरू बारी बनाम भारत संघ 1960 में, तो इन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों बात कहा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरा जो केस हुआ था वो क्या था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये जो केस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये कब हुआ था, 1973 में हुआ था। जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस हुआ था 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, अंग है। तो अगर ये अंग है तो इसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। अब इसमें दोबारा इन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो प्रस्तावना है वो न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसमें भी इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने दो बात कहा। पहले तो ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है और इसलिए इसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ये संविधान का अंग है इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। और दोबारा इन्होंने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब वो न्याय योग्य ही नहीं है तो उससे निर्णय नहीं लिया जा सकता। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए।